सब नए मान के चलते हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है हरियाणा जीके की। हरियाणा क्यों बना, कैसे बना, ये मैंने कई बार यूट्यूब पे करा दिया, कई बार क्लासेस में भी बता दिया, पर ये बहुतों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा। तो आज से इसको शुरू करके और कल मैं आज जो पढ़ा रही हूँ ना, ये दो टॉपिक हैं, हरियाणा का गठन, हरियाणा का परिचय। दो टॉपिक इस एक टॉपिक पर बेस्ड हैं जो आज शुरू कर रही हूँ। तो इनको ध्यान से सुन लो, किताब के दो टॉपिक तुम्हें बहुत आसान दिखेंगे। हरियाणा के गठन की शुरुआत हुई, अगर हम बात करें हरियाणा की हिस्ट्री की, तो हरियाणा 1803 में अंग्रेजों के हाथ में आया था। अंग्रेज उस टाइम में एक कंपनी थी जिसको हम कहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, जो कि 1600 में बनी थी, 1599 में। और 1605 में जब अकबर मर गया, उसके 3 साल बाद ये कंपनी आपके देश में आई थी, 1608 में। इस कंपनी ने धीरे धीरे भारत के ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया और प्लासी के युद्ध 1757, बक्सर के युद्ध 1764 में धीरे धीरे करके फिर साउथ की तरफ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, और फाइनली आप मराठों के हाथ से निकल के और किसके हाथ में चले गए, BEIC। इससे पहले आप मराठा राज्य के आधिपत्य में थे, यानी हरियाणा का अपना आधिपत्य बहुत लंबा नहीं टिक पाया। यहाँ के लोकल राजा उतने ताकतवर नहीं थे कि हम बहुत बड़ी शक्ति कहलाते, तो हमारे लोकल राजाओं को हराकर मराठे, जो कि देश की एक बहुत बड़ी ताकत थे, उन्होंने पहले हरियाणा को अपने अंडर रखा। और आप अच्छी तरह जानते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठे और अहमद शाह अब्दाली। तो आप समझ जाओ कि आपके यहाँ मराठों का आधिपत्य रहा। उसी आधिपत्य के दौरान अंग्रेजों ने मराठों के साथ एक संधि की, कागज पर साइन लिए, जिसको आप कहते हैं सुरजी अंजन गांव की संधि। ये गांव महाराष्ट्र में है। यहाँ लिखित में कहा गया कि अब के बाद हरियाणा की जो बेल्ट है ये किसके पास चली जाएगी, BEIC। और फिर अंग्रेज यहाँ आके मारकाट मचाने लगे। हमने विरोध किया और 5-6 साल लगे अंग्रेजों को हमें अपने अधिकार में लेने में, क्योंकि हम भी तुरंत तैयार नहीं थे कि अंग्रेज यहाँ के मालिक बने। तो 1803 को कागजों में और 1809-10 तक तुम पूरी तरह अंग्रेजों के चंगुल में फंस चुके थे, और इसके बाद फिर हम अंग्रेजों से जल्दी आजाद नहीं हो पाए। तो ये 5-7 साल की, इसको समझ के चलना, लोकल लीडर्स तुम्हारे लड़ते रहे होंगे अंग्रेजों के विरोध में, जिसमें कि बड़े बड़े राजाओं ने कोशिश की कि हम हरियाणा को किसके चंगुल से बचा लें, BEIC, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। BEIC ने आपको उस टाइम पर यूपी के इलाके, जिसको वो यूनाइटेड प्रोविंस कहा करते थे, और अवध एक बहुत बड़ा इनका एरिया था। अवध में ताकतवर राजा थे, बढ़िया फौज हुआ करती थी। तो इन्होंने हरियाणा को लेके मराठों से और इसका यूनाइटेड प्रोविंस और अवध का हिस्सा बना दिया। इसको आप वेस्टर्न एरिया मानते थे, अंग्रेज मानते थे। हम इसके साथ जोड़ दिए, यानी हरियाणा किसके साथ जुड़ गया, यूपी के साथ। वैसे भी आप जानते हैं, ज्योग्राफिकली भी आपको पता है कि हरियाणा और यूपी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसको आप कहते हैं यमुना, और ये आपके हरियाणा से निकल के फिर किस तरफ चली जाती है, यूपी। तो आपके और यूपी के बीच में बिल्कुल प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है यमुना। अंग्रेजों ने इस बेल्ट को एक मान लिया, उन्होंने कहा ये अवध और यूनाइटेड प्रोविंस का ही हिस्सा है हरियाणा। फिर हम इसी के साथ मिले रहे, लेकिन इसका असर हम पे ये हुआ कि इसके यहाँ पर मेरठ के सैनिकों ने क्रांति का प्लान बनाया। कौन सी क्रांति? ऐसा ही प्लान आपके अंबाला के सैनिकों ने बनाया, 57 की क्रांति। तो इनकी यूनिटी का फायदा ये हुआ कि यहाँ के सैनिक आपस में एक जैसी सोच रखने लग गए, और ये अंग्रेजों के लिए खतरा था। 57 की क्रांति स्टार्ट तो आपके यहाँ से होनी थी, लेकिन श्याम सिंह जैसे गद्दार सैनिक की बेवकूफी से या जानबूझ के लालच में आकर उसने ये खबर दे दी BEIC को कि यहाँ क्रांति होने वाली है, और ये क्रांति स्टार्ट नहीं हो पाई। लेकिन इस क्रांति का बिगुल बजा मेरठ की सैनिकों, 300 सैनिकों की एक टुकड़ी अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट के और वहां से चलती 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 दिल्ली कूच कर गई, और दिल्ली जाके वहां के बादशाह, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उसको कहा आप हमारा केंद्रीय नेतृत्व करो। अंग्रेजों ने जैसे तैसे मर पड़ के इस क्रांति को बुझा तो दिया, खत्म तो कर दिया, लेकिन वो एक बात जान गए कि इनको इकट्ठे रखना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने हरियाणा को इससे अलग करके और किसके साथ जोड़ दिया, पंजाब। क्योंकि पंजाब के ज्यादातर लोगों ने 57 की क्रांति में अपने आप को हमारे साथ शामिल नहीं किया था। इनफैक्ट पंजाब की कई रियासतों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का।
तो उन्हें लगा कि इन पे इनका असर पड़ेगा और ये सब अंग्रेजों के कहीं ना कहीं पक्षधर बन जाएंगे। ये कारण था हमें यूपी से अलग करने का। तो 1803 से 10 तक अंग्रेजों ने हरियाणा पे पूरी तरह कंट्रोल किया। फिर 1857 तक हरियाणा किसके साथ रखा? फिर 1858 में किसके साथ बना दिया? पंजाब। हरियाणा बीच में बैठा, कभी यूपी के साथ कभी पंजाब के साथ, कुछ नहीं बोला। 1925 में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन हुआ दिल्ली में। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने एक डिमांड रखी कि अंबाला का जो नीचे का पोर्शन है यानी पूरा हरियाणा, इसको अलग कर दिया जाए पंजाब से। यहाँ ये बात उठी और थोड़ी सी जैसे ना विचार आया, हाँ ऐसा करना चाहिए। 1928 में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सब दल पहुंचे, जिसे कहते हैं सर्वदलीय बैठक। इसमें फिर ये विचार आया और इसको लगभग लोगों ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं। 1931 में सेकेंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में एक अंग्रेज ने कहा कि अंबाला डिवीजन बिल्कुल अलग है, इनका रहन सहन, इनका पहनावा कहीं मैच नहीं करता पंजाब के साथ। यानी अंग्रेजों ने भी इस बात को भांप लिया। 1932 एक आदमी जिसका नाम है, क्या नाम था? दीनबंधु, हाँ जिसका नाम था दीनबंधु गुप्त, इन्होंने ये बात फिर से उठाई और ये आपके राज्य में ही जन्मे थे, पानीपत में थे, देश के लेवल के लीडर। लगातार ये विचार चल रहा था हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो। 1932 के बाद ये विचार थोड़ा नीचे दब गया क्योंकि आपकी आज़ादी ज़्यादा बड़ी थी। इसके बाद किसी ने इस पर ज़्यादा बात नहीं की। जब आप आज़ाद हुए 1947 में, आप सब जानते हैं पंजाब के दो हिस्से बने, एक किसके पास गया? पाकिस्तान, और एक भारत में रहा। इस भारत वाले में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा था और ये पंजाब पूरा पंजाब नहीं था। उस टाइम क्या कहलाता था ये? पेक्सू, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। आप भी इसी का हिस्सा थे उस टाइम पर। हिमाचल का पहाड़ी इलाका भी इसमें था। तो ये बड़ा एक डिस्प्यूटेड सब हिस्सा था और आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले आर्टिकल 356 जिसको आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ये कहाँ लगा था? पेक्सू, जिसको आप आज पंजाब कहते हैं। यानी स्थिति कितनी खराब थी। 47 में आजादी के बाद यहाँ सीएम बने। कौन सीएम था बताना? पहला कौन था? हाँ, उनका नाम था गोपीनाथ भार्गव। गोपी याद कर लो, भार्गव। ये आपके हरियाणा के हैं, भिवानी में पैदा हुए थे और गांव का नाम था सरसा। सिरसा नहीं था ये, सरसा विलेज है। अभी भी ये टाउन आप निकाल के पढ़ेंगे गूगल पे तो आपको लोकेशन दिखेगी। भिवानी के गांव में पैदा हुए थे गोपीनाथ भार्गव। ये फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब बने। कुछ 1.5 साल भर रहे, 47 से 48 में ये हट गए और इनकी जगह आए भीमसेन सच्चर। जब भीमसेन सच्चर आए तो भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला दिया कि पंजाब को शांत रखने का एक तरीका है कि इनमें ऊपर वाले हिस्से को कह दें पंजाबी क्षेत्र और नीचे वाले को कह दें हिंदी क्षेत्र। हरियाणा वाला हिंदी क्षेत्र बना दो और पंजाब वाला पंजाबी क्षेत्र। इन्होंने कहा प्री यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी के पहले तक की शिक्षा दो तरह से की जाए। पंजाबी क्षेत्र की शिक्षा पंजाबी में हो और वो सेकेंड लैंग्वेज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी वाले फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज पढ़ेंगे पंजाबी। पंजाबी हिंदी पढ़े लॉजिक है, हिंदी से फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। हिंदी वाले पंजाबी पढ़े तो कोई नौकरी नहीं मिलनी। हिंदी वालों ने कहा भाई पंजाबी पढ़ाने का औचित्य क्या है, अंग्रेजी पढ़ा दो, कहीं नौकरी के काबिल बनेंगे। इन्होंने कहा हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने कहा हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। यानी सच्चर फॉर्मूला फ्लॉप हो गया, कोई जनता खुश नहीं हुई। लेकिन फिर भी कुछ तो करना था। यहाँ पे एक आदमी थे बहुत बड़े जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह जी, इन्होंने कहा हमें पंजाब अकेला एक एरिया हरियाणा के साथ नहीं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका बनाएंगे पंजाबी सूबा। फिर ये बोले इससे भी बड़ा हमें सिख राज्य बनाना है जिसमें किसका बाहुल्य होगा? सिखों का। अब ये धर्म के ऊपर बात आ गई क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धार्मिक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था और इस पर नेहरू ने कहा था कि अगर आप सिख बनाएंगे तो फिर कोई मुसलमान बनाएगा, फिर कोई हिंदू बनाएगा, फिर कोई जैन बनाएगा। इंडिया एक बनेगा और धर्म के आधार पर हम राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आप सिख राज्य की डिमांड कर रहे हैं तो फिर कल को साउथ वाले कहेंगे हमें मुस्लिम राज्य बनना है, भाई हैदराबाद तो कहेगा ही कहेगा। इसलिए ये बात पसंद नहीं की गई। लेकिन ये विचार दिया किसने था?
एक अखबार में ये बातें लिखी जिसका नाम था अजीत। ये पत्र घर घर पहुंचा, पंजाब के आदमियों को लगा पढ़ के कि ठीक कह रहे हैं, पंजाब में सिख पुराने टाइम से थे, गुरुओं का आदर मान था, तो एक अलग से राज्य बनना चाहिए। लेकिन मास्टर तारा सिंह जी ने इस बात को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, ठीक है, एक विचार दे दिया। इसके बाद 1948 से 50 तक आपके देश में सरदार पटेल ने पूरे देश को एक बनाया। उस टाइम पर सारी रियासतों को एक किया, तो आप भी शांत बैठे रहे कि ठीक है यार, जो कर रहा है देश करने दो। 1953 में एक राज्य ने बहुत कह सुन के एक बड़े आदमी ने भूख हड़ताल करके फाइनली वो मर गए। उनका नाम था, क्या नाम था? हाँ, रामुल्ला, पी रामुल्ला नाम था ना उनका। ये एक्सपायर हो गए 1956 में। रामुल्ला भी अपने अलग से राज्य की डिमांड कर रहे थे, जैसी डिमांड कभी मास्टर तारा सिंह ने रखी। रामुल्ला की बातों पे गौर करके आपके देश की केंद्र सरकार ने बहुत जल्दी एक राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या बनाई? हैदराबाद। अब सब राज्यों के मन में आया कि हम भी स्टेट बन सकते हैं, जो कि गलत होता, मर्जी से बनना। इसीलिए फजल अली नाम के एक बहुत बड़े जस्टिस, फजल अली, इनके नाम पर एक आयोग बना दिया गया और इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी। ये 2 साल पूरे भारत में घुमा, आपके देश में भी, आपके राज्य में भी आया, पंजाब में। और पंजाब में रोहतक में इससे बड़े बड़े लीडर्स मिले और सबने कहा कि हो सके तो पंजाब के 2 राज्य बनवा देना, ना हो पाए तो कम से कम क्षेत्र तो बनवा ही देना, 2, हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी। ये फॉर्मूला पहले किसने दिया था? लेकिन माने नहीं थे। अब रोहतक में बैठ के पंजाब की बात उन्होंने सुनी, फिर वो पूरे देश में घूमे और फाइनली 1956 में फजल अली ने कहा कि कहने के अनुसार आपके 14 राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरी। इन 14 में से एक राज्य कौन सा बना? उन्होंने इनकी सिफारिश मानी और कहा पंजाब में क्षेत्र 2 बना लेना, एक पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी। सेम बात किसने कही थी? सब लोग पसंद नहीं कर रहे थे, अब मान गए। लेकिन माने जानते हो कैसे? ये सब जब चल रहा था तो पंजाब के सीएम बने थे प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो पंजाब के लंबे टाइम तक सीएम रहे, 1956 से लेके 1964। फिर इस टाइम पे कई बड़े बड़े डिस्प्यूट्स भी हुए और 65 में जब ये दिल्ली जा रहे थे, 1965 में, तो रसोई गांव के पास इनका मर्डर कर दिया था। तब ये सीएम की पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन एक्स सीएम तो थे ही। यहीं सोनीपत के रसोई गांव में पॉलिटिकल इनका असैसिनेशन, इनका मर्डर हो गया था। उस दौर में ही फिर आपके हरियाणा बनने की बात एकदम से उभरी थी। तो प्रताप सिंह कैरो जी तब तो राजी थे कि मैं ये क्षेत्रों में काम कर लूंगा, जब ये क्या बने थे? यहाँ के सीएम। लेकिन फिर इनको लगा कि अगर हिंदी क्षेत्र आज हमने अलग कर दिया तो कल को ये राज्य बनने की डिमांड करेगा, और जिसका मैं सीएम हूँ तो मेरी टेरिटरी बड़ी, कल को ये अलग हो गया तो मेरी टेरिटरी बहुत छोटी हो जाएगी। इसीलिए जब ये डिमांड रखी तो प्रताप सिंह कैरो साथ थे, लेकिन बाद में क्षेत्रीय समितियों के साथ इन्होंने मिलकर काम नहीं किया और आपकी क्षेत्रीय समिति बनी पंजाबी क्षेत्रीय समिति और हिंदी क्षेत्र। इसीलिए बलवंत तायल जी जो हिंदी समिति के हेड बने, बलवंत तायल, इनको बहुत हेल्प नहीं की उस टाइम के सीएम ने। काम चलता रहा लेकिन बहुत लोअर ग्रेड पे था। 4 साल ये सब चला लेकिन जनता कुछ समझ नहीं पाई। 1960 में वही आदमी जिसने अजीत नाम का पत्र निकाला था, क्या नाम था उनका? तारा सिंह जी, अब दोबारा से एक्टिव हुए और पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर थे, धार्मिक नेता थे। इन्होंने पंजाबी सिख राज्य की मांग की थी ना, लोग इनकी बातें बहुत मानते थे। इन्होंने कुछ इस तरह के भाषण दिए, कुछ इस तरह का डिस्प्यूट हुआ कि इनको जेल हो गई, ये जेल में थे। और जब ये जेल में थे तो एक इन्हीं के पैरेलल आदमी और उभर गए, संत फतेह सिंह। अब फतेह सिंह जी भी बड़े रिलीजियस लीडर थे, धार्मिक नेता, पॉलिटिकल लीडर भी हैं। फतेह सिंह जी ने 1960 में कहा कि भाई हमें अलग से अपना राज्य चाहिए, पंजाबी जो इलाका है ना इसका एक राज्य बनाओ। 1960 में इन्होंने एक अनशन कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। जब ये बात फैली कि अनशन पे बैठे हैं तो तारा सिंह जी की रिहाई हुई थी कुछ दिन बाद। तारा सिंह जी इनसे मिले और बोले तू भाई तू यंग लीडर है, मेरे सामने से ज्यादा फर्क नहीं था, पर इनको हटाया और बोले मैं अनशन पे बैठूंगा। खुद अनशन पे बैठे और महज 48 दिन बाद बिना किसी दबाव के अनशन पे से उठ गए। तो यानी तारा सिंह जी की भी बेइज्जती मानी गई और किसकी बेइज्जती मानी गई? फतेह सिंह। भाई ये क्या मजाक था, या तो बैठते मत या फिर डिमांड पूरी करवाते। अब इन दोनों का नाम थोड़ा सा एक नेगेटिव उसमें आया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है राजनीति में।
1965 आया, 5 साल बाद। अब दोबारा से संत फतेह सिंह जी ने कहा कि भाई हम अपने राज्य की डिमांड रखेंगे और ये डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो मैं 15 दिन के बाद 16वें दिन मैं आत्मदाह कर लूंगा, यानी मैं अपने आप को आग लगा के मर जाऊंगा अपने राज्य अगर नहीं बनाया। भाई रामुल्ला भी तो मरे ही थे, तभी तो राज्य बना था। आत्मदाह की बात बहुत बड़ा भाषण था, और क्योंकि ये लीडर बहुत बड़े हैं, पॉलिटिकल भी और रिलीजियस भी, तो इस बात से एकदम से हाहाकार सा मच गया। बाय चांस जब इन्होंने घोषणा की उसी दौर में आपका और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। कौन से सन की घटना है ये? तो शास्त्री जी ने मैसेज भिजवाया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, कि भाई देखो देश के अंदर शांति रखो, अभी हमें फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। तो फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, इसीलिए फतेह सिंह जी समझदार आदमी थे, ये आत्मदाह और 15 दिन की बात को इन्होंने छोड़ दिया और कहा पहले देश है फिर राज्य की बात है, पहले देश सेफ होना चाहिए। फतेह सिंह जी ने अपनी जिद को त्याग दिया और पाक के युद्ध में भारत की विजय हुई। लेकिन जब युद्ध बंद हुआ तो फतेह सिंह जी फिर जाग गए और इन्होंने कहा भाई अब व्रत लूंगा मैं, और व्रत जो लूंगा उसका पालन करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये व्रत लेने की बात बड़ी बन गई और व्रत लेने की बात से सारे लोग इनके फेवर में हो गए। उसमें हरियाणा के भी बहुत सारे दल, बड़े बड़े लीडर्स थे, सिर्फ एक पार्टी इनका विरोध कर रही थी जिसका नाम था जनसंघ। ये जनसंघ जानते हो क्या है? बीजेपी का नाम सबको पता है। बीजेपी की पेरेंट पार्टी कौन सी है? आरएसएस। आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, यही तो है ये दल आरएसएस। 1925 में बना था ये, केबी हेडगेवार ने नागपुर में महाराष्ट्र में बनाया था। आरएसएस एक, ये मान लो इसी की विंग है, इसकी पॉलिटिकल विंग का नाम है जनसंघ। जो आज आपको बीजेपी दिखाई दे रही है ना, इसी का रूप बदल के बीजेपी बना है। तो जनसंघ एक पॉलिटिकल पार्टी मान लो, एक ब्रांच मान लो, किसकी है ये? आरएसएस की। जनसंघ ही आज किस रूप में तुम्हारे सामने है? तब बीजेपी नहीं थी, तो 1980 में आई है, 80 से पहले की बातें कर रही हूँ। जनसंघ ने विरोध किया कि नहीं ये गलत है और ऐसे हरियाणा को अलग मत करो। उस टाइम की बीजेपी नहीं थी, जनसंघ पार्टी ने। और उस व्रत से एक चर्चा चल पड़ी पूरे भारत में, खासकर उत्तर भारत में, कि भाई ये आदमी जो है ना, ये अपनी जबान का पक्का है। और 56 में इसका व्रत बेशक तारा सिंह जी ने तोड़वा दिया, 60 में इसने कहा था और उस काम को करने की कोशिश की, 65 में कहा। अब ये इस बात से हटेगा नहीं, क्योंकि ये अकाल तख्त जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है ना, वहाँ अकाल तख्त की जो स्थापना हुई थी पुराने टाइम में, उसके सामने व्रत लिया। तो अब ये इतनी बड़ी बात बन गई कि दिल्ली की संसद में बैठे लोगों के कानों तक पहुंच गई। और संसद में जब इस तरह की बात उठी तो आप सब जानते हैं हर राज्य की रिपोर्ट किसके पास जाती है? गृह मंत्री चिंतित हुए। इस टाइम गृह मंत्री कौन थे? जो 2 बार आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, 2 मौत के बाद 13-13 दिन के लिए, गुलजारी लाल नंदा, ये आपके गृह मंत्री थे। और जब ये गृह मंत्री थे तो इनको चिंता हुई, क्योंकि रिपोर्ट गई यहाँ से कि जी ऐसे ऐसे एक आदमी है, बड़ा रिलीजियस लीडर है और वो कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। तो गुलजारी लाल नंदा बड़े चिंतित हुए, गृह मंत्री के कंधों पे जिम्मेदारी पीएम के बाद। इन्होंने ये बात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखी, यानी संसद के पटल पे रखी कि भाई देखो ऐसे ऐसे पंजाब में गड़बड़ चल रही है और ये गड़बड़ अब रुकेगी नहीं, इसको सही तरीके से या तो खत्म कर दो और नहीं तो दंगेबाजी और बुरा हाल होगा। लोकसभा राज्यसभा में यानी संसद में प्रेजेंटेशन किसने दिया? और इन्होंने कहा मैं सरकार के बिहाफ पे ये कह रहा हूँ कि संसद को मिल बैठ के एक समिति का गठन कर लेना चाहिए जो आगे इसके ऊपर विचार करे। और संसद में ये मान लो विपक्षी भी थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो संसद ने डिसाइड किया कि गुलजारी लाल नंदा क्योंकि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके कहने पर हमें क्या बना लेनी चाहिए? एक समिति बना लेनी चाहिए। और इसीलिए उस टाइम में लोकसभा के स्पीकर जो हुआ करते थे, जिनका नाम था सरदार हुकुम सिंह, इनको संसदीय समिति का हेड बना दिया। संसदीय समिति ने काम किया और इन्होंने एनालाइज किया। समिति में ना हमेशा सत्ता के लोग भी होते हैं, विपक्षी भी होते हैं, सब बैठे हुए क्या करें, क्या गलत क्या ठीक। तो सबने डिसीजन लिया कि यार अब लंबे टाइम तक आप इस बात को नहीं दबा पाओगे, आज नहीं कल ये हाहुल्ला मचेगा और पंजाब और हरियाणा को अलग करना ही समझदारी है, नहीं तो फिर कोई ना कोई मरेगा, मारकाट मचेगी, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। इसीलिए इसके कहने पे बनी समिति, समिति का मुखिया सरदार हुकुम सिंह, और हुकुम सिंह की समिति ने ये सजेशन दिया कि
कि हमें पढ़े लिखे लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो जाके पूरे एरिया का मुआयना करे और रिपोर्ट बनाए भाई कैसे बांटे हरियाणा पंजाब को। इनके कहने पर, यानी संसदीय समिति सरदार हुकुम सिंह समिति के कहने पर एक आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया, जिसको नाम दिया गया, एक रिटायर्ड जज उसके मुखिया थे जिसका नाम था जेसी शाह। तो इस कमीशन का नाम पड़ा शाह आयोग, शाह कमीशन। एक आदमी थे इसमें एम फिलिप, ये एम फिलिप, ज्ञाता आदमी थे सारे, और एस दत्त। ये 3 लोगों की एक कमेटी, एक कमीशन, एक आयोग बना दिया और कहा आप जाइए हरियाणा पंजाब कैसे अलग करने हैं, कितनी तहसील इसमें रखनी है, कितने जिले, कितने एमपी, कितने एमएलए आप डिसाइड कीजिए। ये यहाँ पर आए हरियाणा में तीनों आदमी पंजाब में, और जिस दिन ये आए उस दिन तारीख थी 23 अप्रैल 1966, और इन्होंने कुछ दिन के अंदर विद इन 1 मंथ फ्यू डेज 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट बना के तैयार कर ली। यानी 1 महीने प्लस कुछ दिन में ये कंफर्म हो गया कि हरियाणा कितना कहाँ से कौन सा हिस्सा कहलाएगा, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पहुंचा दी दिल्ली, क्योंकि वहीं से इनको भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट पर ज्यादा लंबी बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलिजेंट लोग हैं। इनके सामने संसद वाले कमजोर हैं, तो इसीलिए रिपोर्ट जो कब तैयार हो गई थी, मई 1966 में। सितंबर 1966 में इस रिपोर्ट को लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी, और राष्ट्रपति ने भी हामी भर दी। यानी इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि कानून बनता है नया तो अमेंडमेंट होता है। आपके संविधान का 18वां संविधान संशोधन करके नाम दिया गया पंजाब पुनर्गठन, यानी पंजाब को दोबारा से गठित कर रहे हैं सीमा आयोग। पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग को ही आप कहते हैं कौन सा आयोग, शाह कमीशन या शाह आयोग। और इस तरह सितंबर की इस डिस्कशन के बाद आपके देश में 1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य के रूप में हरियाणा नया स्टेट बना, 17वां राज्य। तो आपके हरियाणा का जन्म कौन से नंबर पर हुआ, 17वां, 1 नवंबर 1966 में। और उस दिन में आपका जो एरिया मिला आपको वो एज इट इज रहा। आपके जिस दिन बनने के साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, यूनियन टेरिटरी बना दिया। कौन सा, चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ कहाँ स्थित था, पंजाब, और इसके ऊपर लड़ना बिल्कुल 100% श्योर था कि इसके ऊपर दोनों लड़ेंगे और मरेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ को ना हम छोड़ना चाहते थे ना ही पंजाब अपना हिस्सा क्यों देगा भाई, और हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि हमारे दफ्तर यहाँ थे बहुत सारे। तो चंडीगढ़ में एक तहसील पड़ती थी इसी के एरिया में जिसका नाम था खरड़। इस खरड़ तहसील को एक चिकचिकबाजी चल रही थी भाई किसका हिस्सा बनाए। इसके आधे हिस्से डाल दिए हरियाणा में, और इसका जैसे पिंजौर वाला जो सर्कल है, पिंजौर पंचकुला वाला, ये पहले खरड़ का हिस्सा था, और खरड़ का एक हिस्सा किसके हिस्से में आ गया, पंजाब के में। तो खरड़ पे डिस्प्यूट था, और इसी कारण खरड़ को सीसीआर में तो शामिल किया गया, ग्रेटर चंडीगढ़ का तो पार्ट बनाया गया, लेकिन पूरी तरह हरियाणा को नहीं दिया गया। जो 3 लोगों का आयोग था ना, वो शाह कमीशन, उसके 2 आदमी कह रहे थे चंडीगढ़ को हरियाणा को दे दो, लेकिन एस दत्त ने कहा नहीं, चंडीगढ़ आज तो हम दे देंगे, लेकिन कल ये लड़ेंगे और मरेंगे, इसलिए चंडीगढ़ किसी को मत दो, बल्कि क्या बना दो, यूनियन टेरिटरी। और इसलिए चंडीगढ़ यूटी इसी दिन मान लिया गया। किस दिन, और उस दिन से आज तक चंडीगढ़ यूटी है, साझी राजधानी है, आपका और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है। तो ये हरियाणा के गठन की कहानी है कि किस किस आदमी ने योगदान दिया। अगर मैं एक सीरीज में लिखूं तो हरियाणा को हम कब से देख रहे हैं, 1803 से 1810, फिर 1858, फिर 1925, 28, 31 और 32। ये 3 कारण हैं। कौन कौन से, 25 में कहाँ हुई बैठक, दिल्ली में, पीरजादा, 28 में सर्वदलीय, 31 में लंदन, और 32 में गुप्ता जी ने कहा कि भाई इसको बना दो। हमारे पानीपत के लीडर, देश के लीडर थे। इस टाइम क्रांति के बाद आप किसका हिस्सा बन गए हैं, पंजाब। इससे पहले आप किसका हिस्सा थे, यूपी का। इसके बाद हमने देखा आजादी के टाइम पर 1947 से आप एक्टिव हुए। 48 में कौन सा पत्र निकला, अजीत। किसने काम किया, तारा सिंह जी ने। फिर किसने काम किया,
फतेह सिंह जी ने, दोनों रिलीजियस लीडर हैं, धार्मिक नेता। और क्या नाम था उनका, इनके जो सीएम थे हमारे, प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो जी ने जानबूझ के क्षेत्रीय समिति को बढ़ावा नहीं दिया। उस टाइम देवीलाल जी भी क्षेत्रीय समितियों में शामिल थे, प्रताप सिंह कैरो भी, दोनों बड़े लीडर। देवीलाल जी हरियाणा के पक्षधर थे और प्रताप सिंह कैरो पंजाब। लेकिन क्योंकि सीएम ये थे, इनकी चली और बलवंत सायल वाली समिति काम नहीं कर पाई। इन 3 लोगों ने काम किया पंजाब के लिए। आपके यहाँ बहुत सारे लीडर्स थे, जनसंघ ने विरोध किया था क्या बनाने का, हरियाणा को पंजाब से अलग करने का। जब किसने वो किया था कि पंजाबी सूबा हम अलग कर देंगे, फतेह सिंह ने। फतेह सिंह की बात का विरोध अकेले किसने किया, जनसंघ किस पार्टी से संबंधित था, आरएसएस, जिसकी आज पार्टी क्या है, बीजेपी। ये 80 में आई, पहले ऐसी पार्टी क्या कहलाती थी। और इस तरह हरियाणा बन गया। कौन सारी रिपोर्ट्स और ये सब उस टाइम तैयार किया करता था, राज्यपाल। राज्यपाल ने रिपोर्ट किसको दी होगी, कौन था गृह मंत्री, नंदा। आपके यहाँ इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा ने आपके यहाँ से लोकसभा के एमपी की सीट जीत रखी है। कहां से, हरियाणा के कौन सी सीट पर, कैथल। हरियाणा में आज लोकसभा की कितनी सीट है, 10 सीट्स हैं। कौन कौन सी है बताना, ये 10 सीट हैं। क्या मतलब है इसका, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ इकट्ठी। एस मतलब सिरसा, एक एस सोनीपत, एक के क्या है, एक के करनाल और एक के, हाँ अब ध्यान से सुनो, ये जो इसको तुम कुरुक्षेत्र कह रहे हो ना, ये 1977 में बनी है। इस सीट का नाम पहले कैथल हुआ करता था। 1977 से पहले जितने इलेक्शन हुए उनमें कैथल लोकसभा सीट थी। 77 के बाद ये कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट बनी है। तो जब ये जीते ना गुलजारी लाल नंदा जी 1967 और 1971 के इलेक्शन, जिनमें इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, 66 में शास्त्री का रहस्यमयी मौत हुई थी ना, उसके बाद 67 के लोकसभा के इलेक्शन है और 71 के, जिसमें इंदिरा गांधी ने चीटिंग भी की थी, बाद में प्रूफ हुआ था। इन दोनों सालों में लोकसभा के जनरल इलेक्शन में आपके हरियाणा की कैथल की सीट से कौन चुन के गया था, और सोचो वो देश में क्या बने हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो उनको हरियाणा की एक सीट से जीतना हमारे लिए बड़ी बात थी। और उस टाइम पर ही कुरुक्षेत्र सीट का नाम क्या हुआ करता था, कैथल। तो पेपर में जानबूझ के घुमा फिरा के कहेंगे भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट से विजयी हुए थे। तो वहां जब कैथल आएगा ना, तो जिसने नहीं सुना सोचेगा कैथल तो सीट ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी पढ़ी ही नहीं। लेकिन जिसने पढ़ा है, सुना है कि जिसको आज हम कुरुक्षेत्र की सीट कहते हैं, वो 77 से पहले क्या थी, 5वीं लोकसभा तक वो कैथल की सीट थी। बाद में क्या बन गई वो, कुरुक्षेत्र। आज कौन सी सीट कहलाती है वो, इसलिए भी ज्यादा चिंतित थे। और इन्होंने कहाँ रखवाई ये बात, संसद में। फिर संसद में समिति का मुखिया कौन बनाया, हुकुम सिंह। हुकुम सिंह ने कहा भैया हमें उतनी नॉलेज नहीं है, एक कमीशन बना दो। कौन सा कमीशन बनाया, शाह कमीशन में कितने आदमी थे, भीमसेन सच्चर। सच्चर फॉर्मूले के पहले सीएम है या दूसरे, पहला सीएम। ये भी तुम्हारे यहाँ से संबंधित है, कौन से जिले से, भिवानी। कौन सा गांव, सिरसा नहीं है वो, सरसा। भीमसेन सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला दिया। 3 बार ये तुम्हारे पंजाब के सीएम बने। गोपीनाथ भार्गव भी पंजाब के सीएम बने कई बार। तब ना किश्तों में सीएम बनते थे, 1 साल चल गए, 1.5 साल चल गए। ये जो भीमसेन सच्चर हैं, इन्हीं का है सच्चर फॉर्मूला, जिसका सेम कॉपी किया तुमने 56 में, जब कौन सी बात आई थी, क्षेत्रीय फॉर्मूला। तो सच्चर फॉर्मूला ही बाद में क्या बन गया, क्षेत्रीय फॉर्मूला। हरियाणा में इंपॉर्टेंट नदियों की अगर मैं बात करूं तो कितनी नदियां इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट 2। कौन कौन सी, एक ऐसे बहती जाती है और एक इधर से बहती जाती है। कौन सी नदी है, यमुना और घग्गर। घग्गर कितने जिलों को टच करती है, घग्गर कितने जिलों को टच करती है, कोई 5, कोई 6, कोई 7। सबसे ऊपर कहां से आती है ये, घग्गर तुम्हारे यहाँ कहां से आती है, हाँ सबसे ऊपर है ये पंचकुला से। फिर कहां जाती है, फिर ये अंबाला को टच करती है। फिर क्या ये कुरुक्षेत्र को टच करती है, कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जो ना यमुना टच करती और ना ही घग्गर। फिर कहां जाती है ये, कुरुक्षेत्र के
दो पैर हैं, एक कैथल और एक, ये वाली करनाल को टच करती है और ये वाली कैथल को। कौन से वाली कैथल को टच कर रही है और कौन सी करनाल को? कुरुक्षेत्र के सिर पे भी दो थे और दो पैरों की तरफ। ऐसे हमने मैप जो है कल फिर देखेंगे। तो यहाँ से निकल के और फिर ये 5 जिलों में फिर ये पंजाब जाती है, फिर ये वापस घुसती है फतेहाबाद और सिरसा। आपका हरियाणा बहुत रिच कल्चर है, बहुत समृद्ध है, बहुत ज्यादा खान पान में यहाँ हर चीज नंबर 1 है। ये करोड़पति किसानों का एरिया है, जीडीपी में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं और आप एक रिच स्टेट कहलाते हैं। देश में जब लिस्ट बनती है ना जीडीपी में कितना कितना योगदान, तो तुम टॉप 5-6 में आ जाते हो। तो तुम्हारा हरियाणा एक रिच कल्चर को दिखाता है। ये खुशी की बात है कि हम जहाँ बैठे हैं वो एक रिच हरियाणा है, समृद्धशाली प्रदेश है। यहाँ भूख से आज तक कोई नहीं मरा। जैसे आप कई इलाकों में जाओ ना, बिहार में जाओ, यूपी, लोग भूख से तड़प के मर जाते हैं। यूपी के गांव में अगर आप कभी जाने का मौका मिले, कई गांव ऐसे हैं वहाँ कोई मोटा ही नहीं है क्योंकि खाने को ही नहीं मिलता इतना, वहाँ सब सुकड़ी हड्डी। और हरियाणा के गाँव में कोई कुछ भी नहीं करता ना, तो पड़ोस में से लस्सी लाके अपनी 2 रोटी खा के पड़ के सो जाएगा। वो वैसे ही उसका जो है बिल्ट बढ़िया तगड़ा बनेगा। तो हरियाणा एक रिच कल्चर, रिच स्टेट है। कल से इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, कल किताबों के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे।